दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस में। इसमें हम लोग टोटल 31 ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जा कर के वो वीडियो देखिए और फिर यहाँ आइए तो मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए ये बीपीएससी किस ईयर 1995 में पूछा गया है। ठीक है, मैं बार बार ये मेंशन नहीं करूंगा, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? विच कलर वॉज जनरली यूज्ड ऑन हड़प्पन पोटरी? पोटरी मतलब बर्तन होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ब्लू ग्रीन नहीं, ये नहीं, पेल नहीं, ब्लू नहीं। जो करेक्ट आंसर है ना वो रेड हो जाएगा। तो चलिए, विस्तृत व्याख्या इसका क्या है? हड़प्पा सभ्यता में निर्मित पोटरी की प्रमुख विशेषता यह थी कि इन्हें चिकनी मिट्टी से बना करके उच्च तापमान पर पकाया जाता था। इसका रंग लाल होता था। इसमें देखिए दो प्रकार का पोटरी था। पोटरी जो था बर्तन वो दो प्रकार का था। एक तो डिजाइन वाला था और एक बिना डिजाइन वाला था, नॉन डिजाइन। ठीक है, डिजाइन वाला में क्या था कि ये इसमें थोड़ा सा बालू मिला करके जो सैंड होता है उसको पकाया जाता था और उसको जो है वो उसका जो ऊपरी भाग था वो रेड कलर का और निचली भाग वो ब्लैक कलर में हो जाता था। और एक बिना डिजाइन वाला था। तो दो टाइप का पोटरी था, वो आप ध्यान में रख सकते हैं। इन बर्तनों के ऊपरी सतह को चमकीले बनाने हेतु लेप लगाया जाता था तथा उनके काले रंग ब्लैक कलर उस पर काले रंग ब्लैक कलर से विभिन्न आकृतियों जैसे वृक्ष, ये डिजाइन वाला का बात हो रहा है, वृक्ष, पक्षी, ज्यामितीय आकृति और उनके उस पे कई डिजाइन दिए जाते थे। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता इन बर्तनों को लाल एवं काले मृदांड रेड एंड ब्लैक वेयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्या कहता है, आईआईटी खड़गपुर का एक कोई स्टडी था, किससे रिलेटेड? इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी रिपोर्ट बाय आईआईटी खड़गपुर टीम, कंटिन्यूअस निग्लेजिबल रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कहता है कि आईआईटी खड़गपुर के स्टडी के अनुसार, इसके शोध के अनुसार, कि कुछ वर्षों तक वहां पर बारिश नहीं होने के कारण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ है ना, पतन का कारण रहा था। तो वो वर्ष कितना वर्ष था? आईआईटी खड़गपुर के अनुसार टोटल ये 900 वर्षों तक वहां पर सही ढंग से बारिश नहीं हुआ, सूखा रहा। उसके कारण इस सभ्यता का कोलैप्स हुआ। कहने का मतलब ये डिक्लाइन कर गया। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अध्ययन के अनुसार लगभग इतना वर्षों के पूर्व 4350 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के क्षेत्र में तीव्र सूखा पड़ा। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पर 900 वर्ष है। यह सूखा केवल दशकों का नहीं बल्कि लगातार 900 वर्षों तक वर्षा की भीषण कमी के रूप में बना रहा है ना। मानसून कमजोर पड़ने के कारण नदियां सूख गई। मानसून कमजोर होगा तो ऑब्वियसली जो नदी नाले में पानी है, जो आपका एग्रीकल्चर है वो इफेक्ट होगा, जो पशुपालन है वो इफेक्ट होगा, क्योंकि सब कुछ तो इरिगेशन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपको मालूम होगा कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन जो पानी का क्या उसमें इम्पोर्टेंस है वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और पहले तो उसमें जो उर्वरक अभी इस्तेमाल करते हैं इसका भी नहीं इस्तेमाल होता था, केवल और केवल मॉनसून डिपेंडेंट खेती होती थी। तो पानी का ना होना ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन रहा होगा उस टाइम। मानसून कमजोर पड़ने के कारण नदियां सूख गई, जिसके कारण कृषि व्यवस्था और जल स्रोत नष्ट हो गए और लोगों के पूर्व तथा दक्षिण की ओर प्रवासन माइग्रेशन पर मजबूर होना पड़ा।
ठीक है, लोग वहां से माइग्रेट करके किसी और तरफ जाना शुरू कर दिए, दक्षिण की तरफ इसमें बताया गया है। चलिए देखिए, इसमें पूछा गया है 2025 में ये क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद द ऋग्वेदिक एज। आपको बताना है कि ऋग्वेदिक काल से इसमें से कौन एसोसिएटेड नहीं है ना। कहने का ये मतलब है कि इससे ऋग्वेदिक काल से संबंधित नहीं है, नॉट एसोसिएटेड, मतलब जो जो सब एसोसिएटेड है उसको हम लोग छांट लेते। क्या विश्वरा है? जी बिल्कुल है। क्या अपाला है? ये भी एसोसिएटेड है। और घोषा है? ये भी है। तो इसमें से नहीं कौन है? तो ये बी, गार्गी जो है ये लेटर वैदिक पीरियड से एसोसिएटेड है, या इसको आप कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल से ये संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है, ये सब घोषा, अपाला, विश्वारा ये सब एसोसिएटेड है। ठीक है, गार्गी उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड की प्रसिद्ध विदुषी महिला थी। ठीक है, विदुषी मतलब स्कॉलर, पढ़ी लिखी, है ना। इसका प्रसिद्ध दार्शनिक शास्त्रार्थ ऋषि याज्ञवल्क, जो ऋषि याज्ञवल्क थे उनके साथ इनका शास्त्रार्थ का मेंशन है। और ये किस उपनिषद में है? बृहद आरण्य उपनिषद में। तो आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है, गार्गी वर्सेस या याज्ञवल्क है, इनका किस मेंशन, कहां पर मेंशन है, किस उपनिषद में मेंशन है? तो आपको याद रखना है बृहद आरण्य उपनिषद। ठीक है, यहाँ पर उनके बीच जो डिबेट हुआ था, शास्त्रार्थ उसको कह लीजिए, वो हुआ था, उनका मेंशन है। जबकि घोषा, अपाला, विश्वारा, लोपामुद्रा और सिकाता, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नाम आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिल सकता है कि ये ऋग्वेदिक काल से एसोसिएटेड है या नहीं है। घोषा, अपाला, विश्वारा ये तो हम लोग ऑप्शन में ही देख लिए है। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है लोपामुद्रा, सिकता, ये भी वैदिक काल से संबंधित है ना, कि ब्रह्मवादिनी महिला विद्वान थी। ठीक है, जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों, सूक्तों की रचना में योगदान दिया था। तो ये सब आप देख सकते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन, जो हमारा एक पहले का समय का जो टाइम था, खास करके वैदिक काल, ठीक है, वैदिक टाइम में जो महिलाओं का भी अच्छा खासा रोल था। बाद में ये लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि हमारा सोसाइटी जिसमें महिलाओं का जो है स्थान उसको कम हो गया। लेकिन अगर हम बात करें वैदिक काल का, तो ये एकदम एगैलिटेरियन सोसाइटी था, जहां पर महिलाओं, एगैलिटेरियन कहने का मतलब ये होता है कि जहां महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को सामान्य अधिकार थे। ठीक है, तो विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट मगध किंगडम ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक हिस्टोरिकल पीरियड। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? देखिए, किस ईयर पूछा गया? 23 में पूछा गया है, 69th बीपीएससी में। तो ये आसान सा प्रश्न है ना। राजगीर ऐसा था, और आपको मालूम है कि राजगीर से पाटलिपुत्रा कौन लाया था? उदीन जो है हर्यंक वंश का, हर्यंका डायनेस्टी का, वो ऐसा किया था। ठीक है, तो प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रथम प्रारंभिक राजधानी राजगीर, या इसको गिरिवर्ज भी बोला जाता था। तो ये आप ध्यान में रखिए कि यह शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, अभी भी घिरा हुआ है। अगर राजगीर आप जाएंगे, प्राकृत किला था जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत अवैध था। सुरक्षा की दृष्टि, जो राजा महाराजाओं के टाइम में, उस टाइम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस एक फैक्टर रखता था वो था कि उसकी सिक्योरिटी, है ना। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा, सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्व रखता था। और 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा होना, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर बात थी, क्योंकि ये नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता था एनिमीज से,
है ना। मगध के हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार तथा उनके पुत्र अजातशत्रु राजगीर से ही शासन किया था। तो बिंबिसार और अजातशत्रु शासन कहां से किए थे? वो किए थे राजगीर से। लेकिन अजातशत्रु के बेटे जो उदयन था वो वहां से राजधानी को शिफ्ट करके पटना, जो आधुनिक पटना है, पहले ये पाटलिपुत्रा हुआ करता था, उसको यहाँ लाया। उदयन ने गंगा और सोन नदी, आपको मालूम है पटना जो बसा हुआ है गंगा और सोन नदी के संगम स्थल पे बसा हुआ है, पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ठीक है, तो ग्रीवर्ज ये याद रखिए, पाटलिपुत्र उदयन ये याद रखिए, वैशाली शिशुनाग द्वारा और पुनः पाटलिपुत्र। जो वैशाली था वो किसके द्वारा? शिशुनाग जो है ना उसके द्वारा किया गया था। चलिए, विच मंडला ऑफ द ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? सोमा जो है ये ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम जो है इसको समर्पित है। ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। ये आपको मंडल, आपको मालूम है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 10 मंडला, MANDALA 10 मंडला है। तो इस 10 मंडल में से कौन सा मंडल जो है सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है, 9वां मंडला ये सोम को समर्पित है। और इसमें कितना? 114 सूक्त है, इसमें 114 हाइम है ना। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9वां जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां मंडल, 9th। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 10 से 28 इसमें हाइम है। ठीक है, सूक्त उसको हिंदी में बोला जाता है, हाइम है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोमदेव को, सोम रस को समर्पित है। कुल इसमें 114 सूक्त है जो केवल पावमान सोम स्तुति में लिखे गए हैं। वैदिक काल में सोम को जड़ी बूटियां एवं वनस्पतियों के अधिपत्य देव के रूप में माना जाता था। तो इसमें से तीसरा मंडल गायत्री मंत्र। अच्छा, कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, वो तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का चर्चा है। 7वां मंडल में क्या है? दशराज युद्ध का चर्चा है ना, दशराज युद्ध का। और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है और देखिए ये किस ईयर में पूछा गया था, है ना। टू whom is 9th मंडला ऑफ ऋग्वेद संहिता इज कंप्लीटेड डेडिकेटेड? ये पीछे वाला ही प्रश्न है, लेकिन वहां पर किसी और ईयर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। देखिए ये कब पूछा गया था? 1997 में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये देखिए 1995 में जो क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था वहीं फिर से रिपीट हुआ 1997, 1998, है ना। तो चलिए देखिए, टू whom इज द 9th मंडला ऑफ ऋग्वेद संहिता इज कंप्लीटली डेडिकेटेड? 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल, तो इसमें से आसान सा बात है, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये सोमा द डेटी नेम्ड आफ्टर दिस ड्रिंक, जो पीने का पदार्थ था सोम, उससे ये संबंधित नाम है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता पर है। ऋग्वेद संहिता 9वां मंडल का नाम पेय पदार्थ का पेय नाम पर पूजित देवता को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्य मुंजवत पर्वत हिमालय एक चोटी से प्राप्त पौधा लाते थे। ऋग्वेदिक आर्य जो एक पौधा लाते थे वो कहां से लाते थे? मुंजवत पर्वत से, हिमालय की एक चोटी है मुंजवत से प्राप्त पौधा लाते थे, जिसे रस निकालकर सोम रस तैयार किया जाता था।
ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों एवं यज्ञ के दौरान सोमरस का आहुति के रूप में उपयोग किया जाता था। इसे देवी देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ माना जाता था। बीपीएससी ने यह प्रश्न 2 बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा है। चलिए, इन विच बुक इज द गायत्री मंत्र फाउंड। आपको बताना है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है और कहाँ इसका मिलता है। तो आपको उस चीज का नाम बताना है जो भी शास्त्र से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है या यजुर्वेद से लिया गया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है ना। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, में संकलित है, इसमें इसका मेंशन है। इस मंत्र के रचिता महर्षि विश्वामित्र, जो महर्षि विश्वामित्र थे इनके रचिता थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूर्य देवता सावृत को समर्पित है। ये किसको समर्पित है, तो सूर्य देव को ये समर्पित है। ऋग्वेद का विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। ठीक है, चलिए, विच पीरियड डिड द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एक्सप्लिसिटली इमर्ज। जो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, यह कब हुई थी? ऋग्वेदिक टाइम में? बिल्कुल नहीं, ऋग्वेदिक काल में 4 वर्ण थे और उस टाइम ये अछूत की धारणा बिल्कुल भी अवधारणा हमारे समाज में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में इसमें भी नहीं थे, उत्तर गुप्त काल में नहीं, धर्मशास्त्र के समय में ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, धर्मशास्त्र के समय में, धर्मशास्त्र सूत्र पीरियड के समय समाज में 4 पारंपरिक वर्णों के अलावा अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के कारण अनेक उपजाति उत्पन्न हुई। ठीक है, जो मैरिज हुआ था, जो वेडिंग हुआ था, वो एक जाति से कई जाति में भी हुआ था। पहले देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वो कई जाति में, उससे के कारण क्या हुआ कि मान लो कि कई जो जाति थी वो अपनी जाति को छोड़ करके विभिन्न जातियों में जो शादी किया, विवाह किया, उसके कारण से क्या हुआ कि विभिन्न जातियों का निर्माण हुआ और उसी टाइम ये अनटचेबल भी एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इस काल में समाज में छुआछूत अछूत ठीक की अवधारणा स्पष्ट हुई से उदित हुई एंड समाज में कठोर सामाजिक नियम बनाए गए। अत्यंत चांडाल आदि वर्गों को अछूत मानकर समाज की मुख्यधारा से बाहर रखा जाने लगा। ऋग्वेदिक काल में कर्म आधारित व्यवस्था थी, ऋग्वेदिक काल में कामों के आधार पर व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई और धर्मशास्त्र में ये अछूत की भावना जो है, जो अनटचेबिलिटी था, वो हमारे समाज में आ गया। When did the use of iron begin in the Indian subcontinent? भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ठीक है, ये कब शुरू हुआ आपको बताना है। तो ये देखिए, ऑप्शन देखिए क्या है, 9,000, 12,000, 6,000 या उपयुक्त एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा वो ई होगा, नन होगा। इसका कुल कारण इतना है नन होने का कि जो 1400 ये बीसी में हमारे कॉन्टिनेंट में यूज हुआ था। देखिए, उपमहाद्वीप में लोहे 3000 वर्ष पूर्व अर्थात 3000 वर्ष पूर्व अर्थात 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल से आरंभ हुआ। ठीक है, तो देखिए लेटर वैदिक पीरियड जो था, ठीक है, उसमें इसका मेंशन क्लियरली है। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था और उसका डिटेल चर्चा है कि उस टाइम यूज किया जाने लगा। उत्तर प्रदेश के एक एटा जिले में ये अतरंजी खेड़ा
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतंजी खेड़ा 1000 ईस्वी पूर्व लो अयस्क धातु मल के साक्ष्य मिले हैं। हालिया उत्खनन तमिलनाडु के मइलादुम पारे में 2000 ईस्वी पूर्व तक भी जाता है। प्रश्न दिए गए विकल्प में 9000 पूर्व, 9000, 12000 और 6000 पूर्व सही समय को दर्शाते नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त जो है ई आंसर होगा। सबसे पहले, ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। ये क्या कहता है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है, बोगज कोई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द इंस्क्रिप्शन फाउंड देयर मेंशन वैदिक गॉड। जो वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बात बिल्कुल सही है ना। इंस्क्रिप्शन फाउंड देयर मेंशन द वैदिक गॉडेस। तो ये बगोज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए, बगोज कोई एशिया माइनर तुर्की में लगभग 1400 ईस्वी पूर्व एक मिट्टी की पट्टियों पर लिखा हुआ संधि पत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख हित्ती और मितनी राजाओं के मध्य हुई संधि से संबंधित है। इसमें साक्षी के रूप में वैदिक देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नाच, अश्विनी का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख इस बात का सबसे बड़ा पुरातात्विक प्रमाण है कि वैदिक आर्य मध्य एशिया से होकर के भारत में प्रवेश किए थे। ये किस चीज का ये जो है बोगोज कोई जो है किस चीज का हम लोगों को प्रमाण देता है? ये इन चीजों का प्रमाण देता है कि जो वैदिक आर्य थे मध्य एशिया से होकर के भारत में प्रवेश किए। ठीक है, बोगोज कोई का एक इसमें मेंशन है, वैदिक देवी देवताओं का इसमें उल्लेख है। ठीक है, एक यहां से हित्ती देख रहे होंगे। ठीक है, हित्ती सबसे पहले क्या होता है कि जो आयरन का यूज करने का श्रेय जाता है वो हित्ती नामक जाति को जाता है कि आयरन का यूज दुनिया भर में सबसे पहले हित्ती ने किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपको बताना है कि जो 10 राजाओं का युद्ध वो किस नदी पर लड़ा गया था। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, पारुष्णी। जो सही उत्तर है ये पारुष्णी है ना। पारुष्णी को ही रावी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पहले पारुष्णी बोला जाता था। तो देखिए क्या कहता है, ऋग्वेद में 7वें मंडल में प्रसिद्ध 10 राजयुद्ध, 7वें मंडल कौन सा मंडल है? 7वें में 10 राज बैटल ऑफ 10 किंग्स का वर्णन है। पारुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध भारत के राजा सुदास, भरत जन के राजा सुदास, जो राजा सुदास थे भरत जन के, उन्होंने ये जीता था। 10 राजाओं, 5 आर्य प्लस 5 नॉन आर्यन, 5 तो इनमें से आर्य थे, नॉन आर्यन के बीच हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी और भरत कुल का वर्चस्व स्थापित हुआ था। तो रावी नदी पर हुआ था, ये ध्यान में रखना है। और रावी को क्या बोला जाता है? पारुष्णी रावी को बोला जाता है। वितस्ता जो है झेलम को बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको अक्षिनी चिनाब को बोला जाता है। विपाशा व्यास को बोला जाता है और शत्रुत सतलज को बोला जाता है। तो ये देखिए पारुष्णी रावी को ये आपको अभी मालूम चल गया यहाँ पर। ठीक है, वितास्ता झेलम को बोला जाता है, अक्षिनी जो है चिनाब को बोला जाता है,
विपाशा और वितास्ता में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। विपाशा व्यास को बोला जाता है, वितास्ता जो है इसमें झेलम को बोला जाता है। ठीक है। और शत्रुद्र जो है, शत्रुद्र ये सतलज को बोला जाता है। तो ये भी एक बार ये यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये 2026 के यूपीएससी में पूछा गया, तो ये आप अपना ध्यान रखिए। चलिए, और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने मौजूद है। क्या कहता है प्रश्न? Which ancient Indian text composed during the later Vedic period contains philosophical hymn, discussion, cosmology and ethics? उत्तर वैदिक काल में के दौरान रचित किस प्राचीन ग्रंथ में दार्शनिक, भजन, ब्रह्मांड, विज्ञान, नैतिकताओं पर चर्चा की गई है? तो ये उपनिषद हो जाएगा। इसका सही उत्तर ये उपनिषद में किया गया है। तो उपनिषद को वेदांत, वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। इनकी रचना मुख्यतः उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इनमें जो है बाह्य कर्म कांड की आलोचना करते हुए दार्शनिक चिंतन, आत्म परमात्मा का संबंध, ब्रह्मांड, विज्ञान, कॉस्मोलॉजी और नैतिकता पर गंभीर संवाद प्रस्तुत किए हैं। कुल उपनिषद 108 मानी जाती है ना। जो कुल उपनिषद का संख्या है, कुल उपनिषद का संख्या वो कितना है? वो है 108। ये माना जाता है, जिसमें मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, कठोपनिषद में जो है ये यम और नचिकेता इनका चर्चा है और ये अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है। तो वेद, ज्ञान, कर्मकांड, ब्राह्मण, यज्ञ, विधि, आरण्य, रहस्यवाद और उपनिषद शुद्ध दार्शनिक विचार। तो कुछ चीजों को कई चीजें यहाँ पर है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो वेद में क्या है? ज्ञान और कर्मकांड सूक्त है। ब्राह्मण में यज्ञ की विधि का मेंशन है और आरण्य में रहस्यवाद चीजों का चर्चा है और उपनिषद में शुद्ध दार्शनिक विचार है। याद रह जाएगा। ज्ञान कर्मकांड ये वेद में है, ब्राह्मण में क्या है? यज्ञ का विधि है, ब्राह्मण में यज्ञ की विधि है और आरण्य रहस्यवाद का चर्चा है और उपनिषद शुद्ध दार्शनिक विचार है। चलिए, और अगला प्रश्न आपके सामने है, वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न? जो गौतम बुद्ध, कहाँ इसका जन्म हुआ था? आपको मालूम है ये लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेपाल में अभी ये पड़ता है ना। नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन, पिताजी का नाम क्या था? सुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के राजा थे। माता महामाया, माता की जो है मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई थी और कोलीय वंश की राजकुमारी थी, है ना। इसकी माता जो है कोलीय वंश से थी और पिता जो है शाक्य गणराज्य के राजा थे। मौर्य सम्राट अशोक रुक्मिणी देई स्तंभ जो है, रुक्मिणी देई पिलर बुद्ध के लुम्बिनी जन्म स्थान पर सबसे विश्वसनीय पुरातात्विक प्रमाण है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रुक्मिणी देई पिलर का निर्माण किसने करवाया और कहाँ करवाया? तो आपको इससे संबंधित अशोक का नाम ध्यान में रखना है। लुम्बिनी जन्म का स्थान, बोधगया ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में क्या था? प्रथम उपदेश ये यहाँ पर दिए थे और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, मतलब इनका बुद्ध का डेथ हो गया था। ठीक है। देखिए ये प्रश्न, देखिए आज का लास्ट प्रश्न है। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ठीक है।
तो ऑप्शन देखिए, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्रा, वैशाली, ये सारे आपके ऑप्शन है। जिसका सही और करेक्ट उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सारनाथ में जो है ये अपना पहला हाँ सेरोमन मतलब उपदेश दिए थे सारनाथ में। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा दिन निरंजना फल्गु नदी। कुछ चीजें यहाँ पर जो याद रखने योग्य है। देखिए, नदी का नाम अगर पूछेगा कि किस नदी पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना या फल्गु रिवर आपको बताना है। और कब हुई थी, तो वैशाख के पूर्णिमा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्राप्त करने के पश्चात बुद्ध वाराणसी के समीप सारनाथ में, सारनाथ का जो पहले का नाम था ऋषिपतन मृगदाव पहुंचे थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये यहाँ गए थे और यहीं पर ये अपना पहला उपदेश दिए थे, बांटे थे लोगों के बीच। सारनाथ में उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासी मित्र कौंडिन्य आदि के प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ग्रंथों में इसकी घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड का प्रतिपादन किया। गृह त्याग से घोड़ा, जो गृह त्याग देखिए कुछ सिंबल्स है बुद्धिज्म में, और वो सिंबल कई चीजों से, कई जो है चीजों या जीवों से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जो गृह त्याग का सिंबल है, मतलब संकेत है, वो किससे दिया जाता है, वो गृह त्याग का जो सिंबल है वो घोड़ा से। और ज्ञान बोधि वृक्ष इसका जो है सिंबल है। और प्रथम उपदेश चक है। क्या है, प्रथम उपदेश जो है यहाँ पर चक। और निर्वाण का पद चिन्ह है। पद चिन्ह, जो पद चिन्ह आप समझ गए होंगे, जो फुट मार्क होता है उसको निर्माण से, और प्रथम उपदेश को जो है चक से, और ज्ञान को बोधि वृक्ष से, और गृह त्याग को घोड़ा से प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, चलिए आज का जो टोटल हम लोग 14 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, कल हम लोगों ने 17 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। अगर आप पीछे वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए उन वीडियोज को देखिए, और उसमें मैं ऑलरेडी 17 कवर कर चुका हूं। आज 14 क्वेश्चंस का कवर हो चुका है यहाँ पर, है ना। धीरे धीरे हम लोग 20 जो PYQ क्वेश्चंस है जो कि बीपीएससी के कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, मैं उनको डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आप वीडियोस को शुरू से नहीं देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्ले लिस्ट में विजिट करो, आप वहां पर जाओ, देखो, है ना। और जो प्ले लिस्ट, ये बीपीएससी PYQ प्ले लिस्ट है, बीपीएससी 31 ईयर PYQ, ये वाला प्ले लिस्ट को आप विजिट करो। वहां पर जो वीडियोज अवेलेबल है प्लीज आप उनको देखो। और ये बस नाम मात्र का ये जो है बीपीएससी के लिए है, लेकिन आपको मालूम है कि कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, चाहे ये एसएससी हो या चाहे ये बीएसएससी हो या एसआई हो, ये सारे टॉपिक तो वही है, क्वेश्चन से रिपीट होते हैं एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में।